लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 13वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुंवर बीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए। जब आंख खुली, अपने को एक पत्थर की चट्टान पर सोए पाया। घबरा कर इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बीच में बहता चश्मा, किनारे किनारे जामुन के दरख्तों की बहार। देखने से मालूम हो गया कि ये वही तहखाना है जिसमें अय्यार लोग कैद किए जाते थे। जिस जगह तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त को मैं उनकी रानी के कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखा था, मगर पास न पहुंच सके थे। कुमार घबराकर पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे और उस खोह को अच्छी तरह पहचानने के लिए चारों तरफ घूमने और हर एक चीज को देखने लगे। अब शक जाता रहा और बिल्कुल यकीन हो गया कि ये वही खोह है, क्योंकि उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और पास ही उनकी रानी को बैठे और पैर दबाते देखा। इन दोनों का रुख दूसरी तरफ था। कुमार ने उनको देखा, मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक भी न हुआ। कुंवर बीरेंद्र सिंह दौड़े हुए उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर वाले दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलिस्म तोड़ने खोह के बाहर गए थे। इस वक्त भी कुमारी को उस दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी पहने, उसी तौर से चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी और बालों की लट बांधे बैठे हुए देखा। देखते ही फिर वही मोहब्बत की बला सिर पर सवार हो गई। कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देख आंखों में आंसू भर आए। गला रुक गया और कुछ शर्मा के सामने से हट एक पेड़ की आड़ में खड़े हो जी में सोचने लगे, हाय, अब कौन मुंह लेकर कुमारी चंद्रकांता के सामने जाऊं और उससे क्या बातचीत करूं। पूछने पर क्या ये कह सकूंगा कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तिलिस्म तोड़ने गए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं टूटा। हाँ, मुझसे तो ये बात कभी नहीं कही जाएगी। क्या करूं, वन कन्या के फेर में तिलिस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही और कई दिन का हर्ज भी हुआ। जब कुमारी पूछेगी कि तुम यहां कैसे आए तो क्या जवाब दूंगा। शिवदत्त भी यहां दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था कि वो छूट गया, बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था। ये सब क्या मामला है। इन सब बातों को कुमार सोच ही रहे थे कि सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े, जिनके कुछ दूर पीछे देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़े और उनके पास जाकर पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर गले से लगा लिया। देवी सिंह से भी मिले और ज्योतिषी जी को दंडवत किया। अब ये चारों एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगे। कुमार, देखो तेज सिंह, वो सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास और फटे कपड़े पहने बैठी है, और उसके बगल में उसकी सखी चपला बैठी अपने आंचल से उनका मुंह पहुंच रही है। तेज सिंह, आपसे कुछ बातचीत भी हुई? कुमार, नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि उनके सामने जाऊं या नहीं। तेज सिंह, कितने दिन से आप ये सोच रहे हैं? कुमार, अभी मुझको इस घाटी में आए 2 घड़ी भी नहीं हुई। तेज सिंह ताज्जुब से, क्या आप अभी इस खोह में आए हैं? इतने दिनों तक कहाँ रहे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हुए। इस वक्त आपको यकायक यहां देख के मैंने सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकलकर इस जगह आ बैठे हैं। कुमार, नहीं, मैं अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया। ना मालूम कौन उठा ले गया था। तेज सिंह ताज्जुब से, हैं? क्या अभी तक आपको यह भी मालूम नहीं हुआ कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया था? कुमार, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर कुमार ने अपना बिल्कुल हाल पूरा पूरा कह सुनाया। जब तक कुमार अपनी कैफियत कहते रहे, तीनों अय्यार अचंभे में भरे सुनते रहे। जब कुमार ने अपनी कथा समाप्त की, तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, ये क्या मामला है, आप कुछ समझे? ज्योतिषी, कुछ नहीं, बिल्कुल ख्याल में ही नहीं आता कि कुमार कहाँ गए थे और उन्हें ऐसे तमाशे दिखलाने वाला कौन था। कुमार, तिलिस्म तोड़ने के वक्त जो ताज्जुब की बातें देखी थी, उनसे बढ़कर इन 2-3 दिनों में दिखाई पड़ी।
देवी सिंह, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के जान ही दे दे। ज्योतिषी, इसमें क्या संदेह है? कुमार, और एक ताज्जुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहां दिखाई पड़ रहा है। तेज सिंह, सो कहां? कुमार, हाथ का इशारा करके, वो उस पेड़ के नीचे नजर दौड़ाओ। तेज सिंह, हां ठीक तो है, मगर ये क्या मामला है? चलो उससे बात करें, शायद कुछ पता लगे। कुमार, उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं कि वो क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। तेज सिंह, आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी तरफ से बात करूंगा। चारों आदमी शिवदत्त की तरफ चले। पहले उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला बैठी थी। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी। चपला ने लोगों को देखा, वो उठ खड़ी हुई और आवाज देकर कुमार के राजी खुशी का हाल पूछने लगी। जवाब खुद कुमार ने देकर कुमारी चंद्रकांता के मिजाज का हाल पूछा। चपला ने कहा, इनकी हालत तो देखने ही से मालूम होती होगी, कहने की जरूरत ही नहीं। कुमारी अभी तक सिर नीचे किए बैठी थी। चपला की बातचीत की आवाज सुन चौंक कर उसने सिर उठाया। कुमार को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कुंवर बीरेंद्र सिंह ने कहा, कुमारी, तुम थोड़े दिन और सब्र करो, तिलिस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है। कई सबबों से मुझे यहां आना पड़ा, अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊंगा। चपला, कुमारी कहती हैं कि मेरा दिल ये कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर ली। मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूं जिसका ख्याल मुझे कुछ भी न था, मगर कई दिनों से ये नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है। चपला इतना कह के चुप हो गई। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, क्यों, कहो तो भंडा फोड़ दूं? कुमार इसके जवाब में कुछ न कह सके। आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ के उनकी तरफ देखा। हंसकर तेज सिंह ने कुमार के जुड़े हुए हाथ छुड़ा दिए और उनकी तरफ से खुद चपला को जवाब दिया, कुमारी को समझा दो कि कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा न करें। तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई। चपला, आप लोग आज यहां किस लिए आए? तेज सिंह, महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं, वहां खबर लगी थी कि ये छूटकर चुनार पहुंच गए। चपला, किसी अय्यार ने सूरत बदली होगी, इन दोनों को तो मैं बराबर यहीं देखती रहती हूं। तेज सिंह, जरा मैं उनसे भी बातचीत कर लूं। तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब ये कुमार के पास आए, कुछ कहा चाहते थे कि ऊपर चंद्रकांता और चपला की तरफ देखकर चुप हो रहे। तेज सिंह, शिवदत्त, हां, क्या कहने को थे? कहो, रुक क्यों गए? शिवदत्त, अब न कहूंगा। तेज सिंह, क्यों? शिवदत्त, शायद ना कहने से जान बच जाए। तेज सिंह, अगर कहोगे तो तुम्हारी जान कौन लेगा? शिवदत्त, जब इतना ही बता दूं तो बाकी क्या रहा? तेज सिंह, ना बताओगे तो मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा? शिवदत्त, जो चाहो कहो, मगर मैं कुछ न बताऊंगा। इतना सुनते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाल लिया। साथ ही चपला ने ऊपर से आवाज दी, हां हां, ऐसा मत करना। तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा। चपला, शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या सबब है? तेज सिंह, ये कुछ कहने को आए थे मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो रहे। अब पूछता हूं तो कुछ बताते नहीं, बस कहते हैं कि कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या मामला है। एक तो इनके बारे में हम लोग आप ही हैरान थे, दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और फिर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो रहना और पूछने से जवाब देना कि कहेंगे तो जान चली जाएगी। इन सब बातों से तबीयत और परेशान होती है। चपला, आजकल ये पागल हो गए हैं। मैं देखा करती हूं कि कभी कभी चिल्लाया और इधर उधर दौड़ा करते हैं। बिल्कुल हालत पागलों की सी पाई जाती है। इनकी बातों का कुछ ख्याल मत करो। शिवदत्त, उल्टे मुझी को पागल बनाती है। तेज सिंह शिवदत्त से, क्या कहा?
फिर तो कहो। शिवदत्त, कुछ नहीं, तुम चपला से बातें करो। मैं तो आजकल पागल हो गया हूं। देवी सिंह, वाह, क्या पागल बने हैं। शिवदत्त, चपला का कहना बहुत सही है। मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। कुमार, ज्योतिषी जी, जरा इन नई गढ़ंत के पागल को देखना। ज्योतिषी हंसकर, जब आकाशवाणी ही हो चुकी है कि ये पागल हैं, तो अब क्या बाकी रहा। कुमार, दिल में कई तरह के खुटके पैदा होते हैं। तेज सिंह, इसमें जरूर कोई भारी भेद है। ना मालूम वो कब खुलेगा। लाचारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह, हमारी उस्तादिन इस भेद को जानती हैं, मगर उनको भी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं। कुमार, ये बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो रहे। महाराज शिवदत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने जा बैठे। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं कि हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा, जिससे बहुत कुछ खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता वो कौन शिवदत्त था, मगर फिर सुनने में आया कि शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहां आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं। कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सब बातें बहुत ही ताज्जुब की हैं। खैर, तुमने किसकी जुबानी सुना है? साफ साफ कहो। तेज सिंह ने अपने तीनों आदमियों का कुमार की खोज में लश्कर से बाहर निकलना, नौगढ़ राज्य में सुरेंद्र सिंह के दरबार में भेष बदले हुए पहुंचकर दो जासूसों की जुबानी लश्कर का हाल सुनना, महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह का चुनार पर चढ़ाई करना इत्यादि सब हाल कहा, जिसे सुन कुमार परेशान हो गए। खोह के बाहर चलने के लिए तैयार हुए। कुमारी चंद्रकांता से फिर कुछ बातें कर और धीरज दे आंखों से आंसू बहाते कुंवर बीरेंद्र सिंह उस खोह के बाहर हुए। शाम हो चुकी थी जब ये चारों खोह के बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा कि हम लोग यहां बैठते हैं, तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ, जिस पर कुमार को सवार करा के तिलिस्म की तरफ ले चलें। मगर देखो, किसी को मालूम ना हो कि देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं। देवी सिंह, जब किसी को मालूम हो ही गया तो मेरे जाने से फायदा क्या। तेज सिंह, कितनी देर में आओगे? देवी सिंह, ये कोई भारी बात तो है नहीं जो देर लगेगी, पहर भर के अंदर आ जाऊंगा। ये कहकर देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। उनके जाने के बाद ये तीनों आदमी घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करने लगे। कुमार, क्यों ज्योतिषी जी, शिवदत्त का भेद कुछ न खुलेगा? ज्योतिषी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो असल में शिवदत्त ही था, जिसने कैद से छूटकर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा भेजकर सुलह के लिए कहलाया था। और विचार से मालूम होता है कि वो भी असली शिवदत्त ही है, जिसे आप इस वक्त खोह में छोड़ आए हैं। मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता कि क्या हुआ। कुमार, पिताजी ने चुनार पर चढ़ाई की है, देखें इसका नतीजा क्या होता है। हम लोग भी वहां जल्दी पहुंचते तो ठीक था। ज्योतिषी, कोई हर्ज नहीं, वहां बोलने वाला कौन है? आपने सुना ही है कि शिवदत्त फिर गायब हो गया, बल्कि उस पुर्जे से जो उसके पलंग पर मिला, मालूम होता है फिर गिरफ्तार हो गया। तेज सिंह, हाँ, चुनार दखल होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उनके अय्यारों का जरा खौफ बना रहता है। कुमार, बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। तेज सिंह, अब की चलकर जरूर गिरफ्तार करूंगा। इसी तरह की बात करते इनको पहर भर से ज्यादा गुजर गया। देवी सिंह घोड़ा लेकर आ पहुंचे, जिस पर कुमार सवार हो तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। साथ साथ तीनों अय्यार पैदल बातें करते जाने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 13वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।